क्लास को ज्वाइन करेंगे टीचर। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 ये 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplications, determine how to divide it, how to divide 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 and 200. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 30,000 आपके पास इसके पास 30,000 रुपीज है। इसको आपको 2 बॉन्ड्स है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं और उनमें ये आपका क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड में इसमें एक बॉन्ड ये है, इसमें आपका इन्वेस्ट कर रहा है, एक बॉन्ड ये इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके पास है 5% पर ईयर और इस बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका है 7% पर ईयर। तो इस तरीके से जो आपका इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, जो इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, अगर वो आपसे कह रहा है कि 1,800 हो तो इन दोनों बॉन्ड में वो कितना आपके पास इन्वेस्ट कर रहा है। और नंबर सेकंड में आपके पास ये कह रहा है कि अगर 2,000 आपके पास वो इंटरेस्ट उसका बन रहा है तो आपका इन बॉन्ड में वो कितना आपके पास इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि एक बॉन्ड में आपका इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरे बॉन्ड में क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर let x be the invested, let x be the invested in first bond and 30,000 x be the invested in second bond। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट बॉन्ड में x और सेकंड बॉन्ड में क्या है, 30,000 माइनस x है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात हम ये यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। अगर सपोज करो आपके पास क्या है, 1 पेंसिल है और 1 पेंसिल का आपके पास जो कॉस्ट है, अगर वो कहें कि 3 रुपीज है, 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या है, 3 रुपीज है। तो यहाँ से अगर हम 5 पेंसिल्स की बात करें तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 15, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। यानी जो आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर 5 पेंसिल्स थी उसमें आप रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। आप जानते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो का मल्टीप्लाई हम लोग कॉलम में करते हैं। ठीक है, रो का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, कॉलम में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो वैल्यू इन्वेस्ट कर रहा है, जो रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, जो इन्वेस्टेड रुपीज है उनको हम किसमें रखेंगे, रो कॉलम रो में रखेंगे। और यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है उसको हम किसमें रखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में। जब आप रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा और टोटल इंटरेस्ट को एक बार हम इसके इक्वल करेंगे और एक बार इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपका निकालना इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। तो अब एंड और क्या गिना है, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% पर ईयर एंड फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर, 5% per year and the second bond is 7% पर ईयर। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट है। तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ गया आपके पास, यहां से जो टोटल इंटरेस्ट आपके पास निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट
टोटल इंटरेस्ट जो निकलेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको आप रो मैट्रिक्स में यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है उसको हम किस तरह रखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में। देखिए 5% को आप क्या कर सकते हो 5/100, ठीक है, और 7% को आप कर सकते हो 7/100। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इसका मल्टीप्लाई हुआ, ये वैल्यू हो जाएगी 5x + 100 मल्टीप्लाइड बाई इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -7x डिवाइड बाई 100। आप इसको ऐड कर दें, तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2x डिवाइड बाई 100। अब देखिए नंबर फर्स्ट आपको क्या कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट कितना हो रहा है 1800। नंबर फर्स्ट आपका जो इंटरेस्ट है क्या 1800 और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आई है वो आपके पास क्या है 21,000, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर एक बार एक ही वैल्यू आ रही है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेंगे -2x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1800। इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 30,000 और 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू होगी। देखिए x की वैल्यू लेके मतलब एक बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहा है 15,000, तो सेकंड बॉन्ड में कितना है 30,000 माइनस x। तो आपके पास क्या पूछ रहा है इसमें आपसे पूछ रहा है इन्वेस्टेड 2 डिफरेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इन्वेस्टेड आपके पास क्या है, तो यहाँ से इन्वेस्टेड बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड में आपके पास कितना इन्वेस्ट कर रहा है x एंड सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहा था, ये आपके पास क्या हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 15,000 और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू भी 15,000, ठीक है। सेकंड नंबर का आपके पास टोटल इंटरेस्ट क्या है, टोटल इंटरेस्ट हमारे पास है 2,000, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट 2,000 है। यहाँ पर वैल्यू आप पुट करोगे तो इसको वैल्यू को यहाँ पर रखना है -2x डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई करना है इसका, माइनस करेंगे 10,000, ये वैल्यू हो जाएगी 5,000, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा 5,000। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है 8x है और दूसरा आपके पास क्या है 30,000 माइनस x, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 5,000, इसको लिख लीजिएगा, और 30,000 माइनस 5,000 दैट विल इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपका पास इंटरेस्ट क्या ले रहा है, अगर टोटल इंटरेस्ट उसको 1800 है तो उसको पे कितना करना होगा, फर्स्ट बॉन्ड में 1500, ठीक है, सॉरी 15,000 और 15,000 दोनों पे आपके पास सेम आपके पास वैल्यू रखेगा, ठीक है, दोनों बॉन्ड में सेम इन्वेस्ट करेगा। और अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपको इंटरेस्ट है 2,000 अगर वो आपके पास ले रहा है तो उसे फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 और सेकंड बॉन्ड में आपके पास 25,000 पे करना होगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग पढ़े, जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 पर चले, जल्दी से बोले, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बेटा, जल्दी से बोलो। यस सर। आगे चला जाए। यस सर। नोट तो नहीं करना है, नोट करना है क्या, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द बुक शॉप ऑफ द पर्टिकुलर has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, and 10 dozen economics books. Their selling price are 80, 60, or 40 each respectively.
Find the total amount the book stock will receive from the cell in the book using matrix algebra. देखो यहाँ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कह रहा है, तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी कह रहा है, तो हम यहाँ पर जो आपके पास यहाँ जो बुक्स हैं, ठीक है, जो आइटम्स आपके पास हैं उनको हम क्या रखेंगे, रो मैट्रिक्स पर रखेंगे, और जो आपके पास रुपीज है उसको हम किस पर रखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो फिजिक्स बुक आपके पास क्या है, फिजिक्स बुक्स है आपके पास 10 डजन, और वैल्यू आपके पास दे रखी है सेलिंग प्राइस की, एक बुक की दे रखी है 80 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए 10 डजन है, तो यहाँ से हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 8 डजन है, तो हाँ सॉरी केमिस्ट्री बुक्स 10 डजन है, तो यहाँ पर हम इसको 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास टोटल आपके पास बुक्स आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो केमिस्ट्री बुक्स आपके पास कितने हो गए, केमिस्ट्री बुक्स की बात करें, केमिस्ट्री बुक्स हो गई 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट विल इक्वल टू 120। ठीक है, इसके बाद में आपके पास क्या है, फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक्स की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स एंड टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, ये क्या है आपके पास, ये हो रहे हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट विल इक्वल टू 96। एंड इकोनॉमिक बुक्स, टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, ये आपके पास 10 है, ये भी आपके पास क्या है 120। ठीक, अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है सेलिंग प्राइसेस है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होगा आपके पास, तो टोटल अमाउंट जो आएगा, ये वैल्यू जो आपके पास बुक्स की है उसको हम किस में रखेंगे, रो मैट्रिक्स में यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप रखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में, 80 60 40, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, क्यों भाई, रो का कॉलम मल्टीप्लाई करें, 120 मल्टीप्लाइड बाय 80 प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आप वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा 9600, और ये हो जाएगा 0, 6 इज 36, 3 हो जाएगा, एंड 9 इज 54, ये हो जाएगा 5 7। ठीक है, प्लस 4800, चलिए इसको ऐड करते हैं, 96 5760 एंड 4800, वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 76, कितना हो जाएगा 13, और 13 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 21, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 9 1 10, तो 10 ये हो गया आपके पास 11, और 5 4 9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 0 1 6 0, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी, नहीं सॉरी 2 0, हो जाएगा 2 0 1 6 0, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास टोटल अमाउंट, तो इसको चेक कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं भाई, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है देख लो जरा, 3.2। चेक कर लिया आंसर कितना आ रहा है भाई, चेक करके बताओ जल्दी से, चेक कर लिया भाई, यस सर आ रहा। ठीक है। अब चलो 21 पे आते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इस पे भाई, समझ में आ गया ना? नो सर। ठीक है, अनिष्का, प्रतीक, कोई डाउट? अंशिका, नो सर। निकाल
नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। हाँ हाँ अच्छा, अच्छा 21 नंबर रहता है। 21 नंबर है। दो ही लोग हैं ना तुम्हारे बैच में। कहाँ है अनुष्का है? कौन का है इसमें? अंशिका है, अंशिका है, अनामिका। चलो वही 21 पे आता है। The restriction of NKP show that PY plus WY will be defined as K is equal to 3, P is equal to N. बुक्स है ना सबके पास? बुक्स खोल लो। And K is arbitrary, P is equal to 2, P is arbitrary, K is equal to 3 and K is equal to 2, P is equal to 3. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है और x y z के ऑर्डर गिवन है, ठीक है? तो x क्या ऑर्डर है आपके पास? x का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ x, ठीक है? ऑर्डर ऑफ x क्या है आपके पास? ये हमारे पास है 2 क्रॉस n। और ऑर्डर ऑफ y क्या है आपके पास? ऑर्डर ऑफ y आपके पास गिवन है 3 क्रॉस k। ऑर्डर ऑफ z आपके पास है 2 क्रॉस p एंड ऑर्डर ऑफ w आपके पास है n क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ p हमारे पास है p क्रॉस k। ये ऑर्डर है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें ये कह रहा है कि py प्लस wy, py प्लस wy, और इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है k is equal to 3, p is equal to n। ऑप्शन बी आपके पास है k is arbitrary एंड p is equal to 2। सी ऑप्शन है p is arbitrary एंड k is equal to 3 एंड डी ऑप्शन आपके पास है k is equal to 2, p is equal to 3। ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है? तो चलिए यहाँ से देखते हैं py प्लस WY, ये हमें वैल्यू दे रहा है। तो py प्लस WY यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। देखिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। py का मतलब क्या है? इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको मैंने बताया था कि आप दो मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है? सपोज करो अब जैसे हम यहाँ पे देखें पी का ऑर्डर क्या है आपके पास? पी का ऑर्डर देखो, पी का ऑर्डर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ पी, पी क्रॉस ए। ये हमारे पास ऑर्डर है पी क्रॉस के। वाई किस ऑर्डर का है? वाई हमारे पास है 3 क्रॉस के। देखो जब मल्टीप्लाई करते हो रो का मल्टीप्लाई किसमें करते हो? कॉलम में। तो जो आपके पास आंसर में जो ऑर्डर आएगा, देखो पी क्लास में रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है। मैंने क्या बताया था कि रो का मल्टीप्लाई जब कॉलम में करते हैं तो आंसर में जो हमारे पास इसका जो पी वाई का ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? पी क्रॉस के। ये पी वाई का ऑर्डर होगा। ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सभी को? यस देखिए मैंने ऐसे आपको बताया था इस तरीके जब हम मैट्रिक्स इस तरीके करते हैं क्लास 2 है। अगर हम लोग यहाँ रो का कॉलम, मैंने क्या बताया था यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू होती है रो का जो आंसर में मल्टीप्लाई आंसर में आएगा वो इसका फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, ये हमारे पास आंसर में उसका ऑर्डर बनता है, ठीक है? ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो वही चीज हमारे पास है। अगर हम पी वाई की बात करें तो पी वाई किस ऑर्डर का होगा? पी क्रॉस के। अच्छा डब्ल्यू की बात करते हैं, डब्ल्यू किस ऑर्डर का है? डब्ल्यू हमारे पास है एन क्रॉस 3। इसके बाद वाई किस ऑर्डर का है? वाई हमारे पास है 3 क्रॉस के का। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग जो इसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा एन क्रॉस के। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? एन क्रॉस के बनेगा, ठीक है? तो ये देखिए किस ऑर्डर का है? पी क्रॉस के, और ये किस ऑर्डर का है? एन क्रॉस के। अब आप जानते हो कि जब एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ जब क्या करते हैं मैट्रिक्स जब एडिशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे। तो इसका मतलब अगर पी क्लास के एन क्लास से अगर इनको आप ऐड करना चाहते हो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए, देखो के तो हमारे पास इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है? पी और एन। इसका मतलब ये इक्वल ही होंगे तभी हम ऐड कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए पी इज इक्वल टू एन। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? ये ऑप्शन चाहिए। तो के इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि के तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो तो आप कोई वैल्यू ले सकते हो लेकिन सेम ही आप लोगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ रही है p इज इक्वल टू n, k इज इक्वल टू 3। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, ठीक है? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 इसी तरीके से है, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z इज। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, 22 में क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 22 इसमें आपके पास गिवन है n इज इक्वल टू p, ये हमारे पास गिवन है और आपके पास वैल्यू कह रहा है 7x -
5z, इसका ऑर्डर पूछ रहा है। अब अगर इसका ऑर्डर पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर ए इज p क्रॉस 2, नंबर बी इज 2 क्रॉस n, एंड नंबर सी इज m क्रॉस p, एंड नंबर डी इज p क्रॉस n। तो ये क्या आपका किस ऑर्डर का होगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। तो स्केलर में जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स में तो इसमें ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। स्केलर जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देख सकते हो कि हमारे पास x किस ऑर्डर का है। अब देखो x ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस n, तो अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें आपका इससे कोई इफेक्ट नहीं, यानी जो x का जो ऑर्डर होगा वही 7x का भी ऑर्डर होगा। तो इस तरह से 7x का ऑर्डर क्या हो गया? 7x का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस n। अब देखो जो z का ऑर्डर होगा वही 5z का ऑर्डर होगा। तो z का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस p, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस p। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मैंने ये कहा था कि यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, कौन सी ये जो ऑर्डर होते हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। ऑर्डर अगर सेम नहीं होंगे ना तो ऐड हो पाएगा ना तो सब्सट्रैक्ट हो पाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो देखिए 2 2 तो सेम ही है, ये नहीं सेम है, तो इसका मतलब अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि आपका इसका ऑर्डर पूछता है, तो इसका ऑर्डर या तो 2 क्लास n हो सकता है या तो 2 क्लास p हो सकता है। अब जो भी ऑप्शन इसमें सही हो वो आप लगा सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 क्लास n, तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। 2 क्लास p भी सही होगा आपके पास। अगर 2 क्लास p यहाँ पे होगा 2 क्लास p लिख देते हैं, ठीक है। तो क्लियर है भाई? इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई डाउट? जल्दी से बताओ। नो सर। हाँ तो ये क्लियर है ना? आगे चले हम लोग। यस सर। अब चलिए आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ए का जो मैट्रिक्स होता है, अगर ए का मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कहलाता है ए डैश और ए की पावर टी। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नॉर्मली आपको ए डैश की जगह देखने के लिए मिलेगा, ए की पावर टी बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ए की पावर टी है तो ये भी ट्रांसपोज को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ट्रांसपोज में होता क्या है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होता है वो इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है ना। इनको मैं अगर रो और कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, तो रो आपका इंटरचेंज होगा कॉलम में, कॉलम इंटरचेंज होगा रो में। या फिर आप ऐसा कर सकते हो अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं तो कॉलम ऑलरेडी रो में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरचेंज कैसे करता है? जो हमारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, सेकंड रो है सेकंड कॉलम में चेंज होगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसका ए का ट्रांसपोज निकालना है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए डैश। तो मैंने बताया इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, तो इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, तो यहाँ पे चलो इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो किसमें चेंज होगा? कॉलम में। तो देखिए फर्स्ट रो 2 3 है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2 3। यहाँ पे सेकंड रो है, ये किसमें चेंज होगा? सेकंड कॉलम में, तो ये वैल्यू आएगी 4 5। ये आ गया ए का ए डैश। ए डैश क्या होगा? इसका ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सपोज करो ए की वैल्यू हमारे पास है 169 एंड 724, तो ये हमारे पास है, इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हो तो ट्रांसपोज क्या होगा? चेंज करो भाई। फर्स्ट रो किसमें चेंज होगा? फर्स्ट कॉलम में, तो 169 हो गया। सेकंड रो किसमें चेंज होगा? सेकंड कॉलम में, तो ये देखिए 724 हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप ट्रांसपोज को निकाल सकते हैं और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती हैं। और प्रूफ किस तरीके से होता है, आपके पास एक ऑर्डर यहाँ पर मतलब मैट्रिक्स आपको पहले से गिवन होगी और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आपसे पूछेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? पहले होता है कि अगर हम ट्रांसपोज ए डैश का डैश करते हैं तो वो ए के इक्वल होता है। किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, अगर ये ए डैश ये है, अगर ए डैश को यहाँ पर फिर से अगर इसका ट्रांसपोज करता है देखो 2 4 आएगा यहाँ पर और 3 5 आएगा सेकंड कॉलम में, तो फिर से आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ए डैश का डैश क्या होता है? ए के इक्वल होता है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि k ऑफ ए डैश, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में क्या करें? k का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है? k इंटू ए डैश के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर किसी मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें, या फिर हम क्या करें कि अगर a का ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो a डैश आएगा और a डैश में k का मल्टीप्लाई करें, दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है।
नंबर थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ये कहता है कि अगर a प्लस बी दो वैल्यू को अगर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होता है, यानी a डैश प्लस b डैश होता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है, कई बार इसका यूजेस भी होता है। ठीक है, ये भी प्रूव कर, ये भी आपके पास क्वेश्चंस में गिवन होगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे a और b दो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होंगे और कहेगा ये प्रूव दैट, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a b को ऐड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर a का ट्रांसपोज निकालेंगे a डैश, b का ट्रांसपोज निकालेंगे b डैश, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद में आपके पास क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि ab का होल ऑफ डैश ये होता है b डैश इनटू a डैश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि ab का होल ऑफ डैश किसके इक्वल होता है, b डैश इनटू a डैश, मतलब a इनटू b का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन होगी a और b, तो ab का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर b का ट्रांसपोज निकालेंगे, a का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों आपके पास इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, ab का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। क्लियर है? ठीक है, एग्जांपल पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आप ट्राई करिएगा। इसके बाद आपके पास इसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर कुछ और मैट्रिक्स हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत भाई, जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। एक काम और करिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हैं। ठीक है, a डैश का डैश इज इक्वल टू a, तो आपके पास a b दो मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपको प्रूफ करना है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 21, क्या करना है आपको, एग्जांपल नंबर 20 एंड एग्जांपल नंबर 21, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, तो इनको आप जो है लगाइएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो इनको आगे डिस्कस करके फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ये दोनों आप क्वेश्चन को लगाइएगा। ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 20 में 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, और मतलब ए भी आपके पास गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 21 में ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नहीं आएगा तो व्हाट्सएप में बताइएगा, हम उसको फिर आपको लगा के बताएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आपके निकालने के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फिर हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, गुड बाय।